प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 403 के जो एक प्रश्न है ये भारतीय वाले, हम चौथा नंबर प्रश्न बता रहे हैं। चौथे नंबर प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। रहमान की वर्तमान आयु निकालना है, तो रहमान की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या लिखा है प्रश्न में, इबारती को आपको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है और 1-2 बार पढ़ने के बाद उसमें क्या आप मानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा मान, है ना, और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का यानी व्युत्क्रम, इन दोनों का योग 1/3 है। तो पहले अपन ने क्या करेंगे, हल। चलिए क्या करेंगे बताओ। रहमान है ना, रहमान माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। ठीक सही है। अब आपने रहमान की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया वर्तमान, और इसको निकालना है। अब यह बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु पूर्व के लिए घटाते हैं तो x - 3 होगा, कोष्टक में है ना, और 5 वर्ष पश्चात यानी बाद रहमान की आयु ये है x धन 5 वर्ष। ये अपन ने 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लिया रहमान की, और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु आपने निकाल लिया। अब इन दोनों आयुओं का व्युत्क्रम यानी प्रश्नानुसार ये जो 3 वर्ष पूर्व की आयु है और 5 वर्ष पश्चात की जो आयु है रहमान वाली, ये दोनों आयु का व्युत्क्रम का योग, यहाँ सुनो कि ये जो 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु जो दिए हैं निकाले अपन ने, इन दोनों का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग वो है 1/3 यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा बताइए। प्रश्नानुसार होगा 1 यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है वो x - 3, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x - 3 होगा, बटे में कर दिए, उल्टा कर दिए। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x धन 5 होगा। ठीक, इन दोनों का योग हमने यहाँ प्लस किया है, इन दोनों का योग 1/3 है, 1/3 है। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के मुताबिक है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, इन दोनों का योग 1/3 है। ठीक, अब यानी ये अपने जमा लिया प्रश्नानुसार। ठीक, अब यानी क्या होगा बताओ। अब यानी इन दोनों को यानी लघुत्तम लेकर फिर त्रिक गुणा करेंगे और बनाएंगे द्विघातीय समीकरण, है ना, वर्ग समीकरण। तो इसका लघुत्तम क्या होगा बताइए। इसका लघुत्तम होगा
इन दोनों भिन्न संख्याओं के हर का गुणनफल जब गुणनफल के रूप में लघुत्तम लेते हैं, ध्यान से समझना है, जब यानी दो भिन्न हैं, ये दो भिन्नों का आपका हर का जो मान है, हर के मान को आपने जब गुणा के रूप में लिखा और लघुत्तम लिया तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा गुणा होता है, इसका इधर और इस पद का गुणा इधर होता है। तो x धन 5 इधर हो जाएगा, फिर धन इसका इधर होगा तो x माइनस 3 और बराबर में आप लिखोगे 1/3। अब इसके बाद क्या होगा, त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा कैसे होता है, हर की संख्या यानी लेफ्ट हैंड में जो संख्या है हर में, तो उस हर की संख्या का गुणा राइट हैंड के अंश में होगा, एक से होगा, और राइट हैंड में जो हर में संख्या है उसका यानी लेफ्ट में अंश में होगा, अंश की संख्या में होगा। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर 5 और 3 अचर राशि हैं, ये घट जाएगी और x और x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x और बाहर में लिखो 3 का गुणा, 2x और 5 और 3 को घटाएंगे तो आएगा धन 2 यानी कोष्टक बंद। और इसके बाद यानी x माइनस 3 का और x धन 5 का आपको गुणा करना है, ये भी गुणा है। अब यानी 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, है ना, 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6 बराबर। अब यानी यहाँ पर गुणा करेंगे x का दोनों पद में, तो x वर्ग धन 5x माइनस 3 का गुणा करेंगे तोड़ के तो माइनस 3x और माइनस 15, हाँ माइनस 15। अब क्या करोगे, 6 यानी यहाँ पर जो 5x और 3x है ये घटेगा, हाँ, तो क्या होगा 6x धन 6 बराबर x का वर्ग धन सब घटेगा तो बचेगा 2x, फिर माइनस 15। अब लेफ्ट हैंड में जो संख्या है 6x और 6, ये दोनों पद का हम करेंगे पक्षांतर, यानी द्विघातीय समीकरण में इसको बदल रहे हैं, तो क्या होगा पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में ये दोनों पद जब जाएंगे राइट हैंड में तो दोनों हो जाएंगे माइनस में। ठीक, तो अब यानी करो पक्षांतर, द्विघातीय समीकरण की रचना हो रही है, x का वर्ग धन 2x माइनस 15। अब ये संख्या यानी माइनस 15 हो गई। अब इसके बाद में ये 6x और 6 है, इसका हम करें पक्षांतर तो माइनस 6x और माइनस 6 बराबर 0। अब बन गया आपका यानी द्विघातीय समीकरण बनने जा रहा है। अब यानी 6x और 2x घटेगा, 15 माइनस में है और माइनस 6 है, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा x का वर्ग, जब ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस 4x और ये जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। ये आपका बन गया एक द्विघातीय समीकरण। देखिए आप लोगों को एक वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया है ना। अब क्या करेंगे बताओ, अब आपके पास में इस द्विघातीय समीकरण को बनाने के लिए गुणनखंड विधि है या नहीं, फिर सूत्र विधि है, फिर पूर्ण वर्ग विधि है, यानी पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि और गुणनखंड विधि, इन तीनों विधियों में से जिस विधि से आपको बनाना है, उनके सवाल इबारती वाले हैं, यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है आपको किस विधि से बनाना है, यानी विधि का उल्लेख नहीं है, तो जिस विधि से आपको लगता है सरल, एकदम इजी लगता है, आपको उस विधि से बनाना है। तो आप इन्हें 4x जो लिखा है मध्य पद, हम मध्य पद को तोड़ के बनाते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक, तो गुणनखंड विधि क्या होती है, देखिए 21 को ऐसे दो पद में तोड़ो, माइनस 21 है ये, तो माइनस 21 को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि गुणा करने पर माइनस 21 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 4 आना चाहिए। अपन ने -7 और +3 हमने गुणा किया तो आ गया 7 या 21 माइनस में, और जब हम इन दोनों पदों को घटाएं तो आ गया -4।
ये आपका यानी गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हमने इसको मध्य पद को तोड़ने का प्रयास किया। हमने यहाँ तोड़ दिया कि x का वर्ग माइनस 7x धन 3x माइनस 21 बराबर 0। ये हो गए आपके 4 पद हो गए। आपने मध्य पद तोड़ दिया। अब मध्य पद को तोड़ने के बाद में 4 हो गए पद। अब प्रथम 2 पद के बीच में आपको निकालना है उभयनिष्ठ। तो यहाँ से निकलेगा x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 पहला गुणनखंड बनेगा, और यहाँ से धन 3 निकालते हैं तो x माइनस 7 आपका दूसरा गुणनखंड। तो ये दोनों गुणनखंड एक ही चिन्ह में और एक ही पद में रहने चाहिए, तभी ये गुणनखंड मान्य होता है। तो x माइनस 7 पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड यानी जो संख्या कॉमन आती है x धन 3 बराबर 0। अब x के 2 मान निकलेंगे। आपको दोनों गुणनखंड से शून्य से तुलना करना है। तो यहाँ पर करेंगे पक्षांतर, x माइनस 7 बराबर 0 और x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ x बराबर क्या होगा धन 7 और यहाँ x बराबर क्या होगा माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में नहीं होती, आपको सबको मालूम है कि नहीं, कि किसी की उम्र जो निकालने बैठे हैं, यहाँ हम उम्र निकाल रहे हैं रहमान, तो रहमान की वर्तमान आयु निकाल रहे हैं। अब यहाँ 2 उत्तर आए, x के उत्तर 2 आ गए, परंतु एक उत्तर धनात्मक है और दूसरा उत्तर माइनस में है। जब दूसरा उत्तर माइनस में है तो किसी की भी उम्र जो होती है, तो किसी की उम्र माइनस में नहीं होती है, इसलिए यह पद क्या हो जाएगा x बराबर -3 अस्वीकार हो जाएगा। ये किसी की उम्र होती नहीं है, माइनस में किसी की उम्र नहीं होती है ना। जब माइनस में उम्र होती नहीं किसी की, तब उसको हम करते हैं अस्वीकार, और ये जो प्लस में आया है हम इसको करते हैं स्वीकार। जब हम इसको करते हैं स्वीकार तो रहमान की आपको बताना है वर्तमान आयु, तो आपको आंसर लिखना है, ये आपका आंसर है। ठीक, आगे समझ में। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। एक आयताकार खेद का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। यानी जो आयताकार खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, मतलब बड़ी भुजा छोटी भुजा, ठीक है ना, बड़ी भुजा और छोटी भुजा। जैसे आपका ये खेत है तो ये आपकी छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा यानी इन दोनों भुजाओं को निकालना है। ठीक, यानी आयताकार खेत है। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना क्या लिखोगे माना में, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा को मानो, आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, ये अपन ने मान लिया। जब मैंने आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर मान लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका जो चित्र बना, देखिए आप लोग चित्र बना रहा हूँ, है ना, छोटा सा। इस चित्र में आपको समझ में आया होगा कि आपकी कौन सी भुजा है, ये बताइए, छोटी भुजा है ना, ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा, अपन इसको x माने, और ये इसकी बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा यानी क्या हो रहा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब आपका यानी x धन 30 होगा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। पर एक बात इसमें यह है कि ये जो आपका यानी ABCD ये जो आयत है, हमने इसका विकर्ण देखे, आयत का विकर्ण, ये देखो चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र में ये विकर्ण है AC। इस AC विकर्ण की लंबाई कितनी बता रहा है, खेत के विकर्ण की लंबाई यानी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब ये आपकी x धन 60 मीटर विकर्ण है ना। तो प्रश्नानुसार आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण, तो आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई
क्या होगी बताओ, x धन 60 मीटर। ठीक, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। फिर इन्हें आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई, तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी बताओ, ये होगी x धन 30 मीटर। आपने चित्र भी देखा और ये हमने निकाल लिया। अब क्या कहता है प्रश्न कि उस खेत की भुजाएं बताओ, यानी आपको लंबाई और चौड़ाई, यानी बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों की लंबाई आपको निकालना है। ठीक, अब क्या करोगे, ये जो आयत है, इस आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है बताइए आप, चित्र में देखना है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जब वो 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण, ये जो कर्ण भुजा है AC विकर्ण, तो ये इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाएगी, और ये लंब और ये आधार। ठीक, बड़ी भुजा आधार हो जाएगी और छोटी भुजा लंब, और ये AC जो विकर्ण है वो कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे अपन समकोण त्रिभुज, समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है आपका, ABC में हम सीधे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बताइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आपने पढ़े। तो कर्ण कौन सी भुजा है, विकर्ण AC। तो AC की लंबाई कितनी है, x धन 60, x धन 60 इसके ऊपर वर्ग बराबर लंब का मान x है, x के ऊपर वर्ग, छोटी भुजा की लंबाई, और आधार ने हमने लिया है x धन 30 इसके वर्ग। अब इससे बनेगा एक द्विघातीय समीकरण की रचना हो जाएगी। यहाँ पर a धन b का होल स्क्वायर का लगेगा फार्मूला। तो क्या हो जाएगा बताइए, x का वर्ग धन, है ना, 2ab, 2 इंटू a इंटू b धन b का वर्ग मतलब 60 का वर्ग। ये हो गया अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर हम लिखेंगे x का वर्ग धन, यहाँ भी वही लगेगा x का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक, ये हो गया आपका सूत्र के मान से इस पद का विस्तार हो गया। अब इन्हें यहाँ पर आपको सूत्र लिखे तो हमें यहाँ सूत्र है a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b पे वर्ग। ये सूत्र है, इस सूत्र का हमने यहाँ उपयोग किया है। अब क्या होगा बताइए, यहाँ लिखेंगे x का वर्ग धन 60 दूनी 120, है ना, x धन यहाँ हो जाएगा 3600। ठीक, यहाँ पर इन्हें 2x वर्ग जुड़ जाएगा, समान पद है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 60x। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 900, 30 गुणित 30। अब इन्हें इन तीनों पद का हम करेंगे पक्षांतर उस तरफ। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा पक्षांतर, द्विघातीय समीकरण बदलना है, तो हम इनको कर रहे हैं 1 2 3, तीनों पद का पक्षांतर उस तक कर रहे हैं। तो लिखेंगे 2x का वर्ग धन 60x धन 900। अब आएगा माइनस x वर्ग माइनस 120x, ठीक, और माइनस 3600 बराबर 0। अब यहाँ पर इन्हें समान पदों को घटाएंगे, 2x वर्ग और x वर्ग कितना आएगा, मात्र x वर्ग घट गया। अब इसके बाद में 60x और 120x इन्हें घटाएंगे तो आएगा माइनस 60x, फिर 900 और 3600 है, 3600 में से 900 घटाओ कितना आएगा,
तो 3600 में से 900 घटाएंगे तो माइनस संख्या बड़ी है, इसलिए आएगा माइनस में मान। हाँ, तो 2 शून्य पहले लिख दो। अब इन्हें उदाहरण लिए 16 में से हम घटाएंगे 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 6 और वहाँ 3, तो 6 3 7 है ना, और यहाँ बचेगा 2, 2700। ठीक, अब ये हो गया आपका यानी द्विघाती समीकरण। अब इस द्विघाती समीकरण में चाहे सूत्र विधि से बनाना चाहे गुणनखंड विधि से बनाना है, तो आपको हल करना है। तो 2700 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़ो कि गुणा करने पर 2700 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -60 आना चाहिए। ठीक है, x वर्ग -60 x माइनस 2700, -2700 को तोड़ना है ऐसे दो पद में कि गुणा करने पर -2700 होना चाहिए। तो हम इन्हें -2700 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, -60 लाना है। तो -90 और धन 30, 9 ते 27, 9 तिया 27, 2700 आ गया, और जोड़ने घटाने पर -60, 90 में से घटाते हैं 30, 60। तो अपन देखिए अब हम करते हैं x का वर्ग -90x धन 30x -2700 बराबर 0। अब ये का गुणनखंड हमने विधि से कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से हमने 2700 को ऐसे दो पद में तोड़े कि गुणा करने पर 2700 आया और जोड़ने घटाने पर -60 आया। अब इन्हें मध्य पद हमने तोड़ दिया। अब इन्हें इन पदों के बीच में निकालना है आपको उभय निष्ठ। तो प्रथम दो पद के बीच में क्या निकलेगा, यहाँ से x आएगा कॉमन, तो x -90। ठीक, उसके बाद में क्या होगा बताओ, धन यहाँ से 30 आएगा, 30 आएगा तो अंदर बचेगा x -90। ये दोनों गुणनखंड एक समान रहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जब दोनों गुणनखंड एक जैसे और एक ही चिन्ह में होते हैं, हम उसको लिखते हैं एक बार। ठीक है ना, x -90 पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड है x धन 30 बराबर 0। अब इन्हें x -90 बराबर 0, x धन 30 बराबर 0। अब इन्हें पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 90 धन में आएगा और x बराबर आएगा -90। कौन सा स्वीकार करेंगे, जो धन में आता है उसको करते हैं स्वीकार, जो माइनस में आता है उस पद को करते हैं अस्वीकार। मतलब आपको उसको स्वीकार नहीं करना है, यानी किसी खेत की लंबाई चौड़ाई जो है वो कोई माइनस में नहीं होती है ना, अब ये प्लस में होती है। ये आपका यानी आंसर लिखेंगे, आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई कितना आएगा, x बराबर 90 मीटर। बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा बताओ, बड़ी भुजा को अपन ने क्या माने थे, x धन 30 है ना, x धन 30 माने थे। तो क्या आएगा, 90 धन 30 बराबर 120 मीटर। ये आपकी बड़ी भुजा की लंबाई और चौड़ाई। तो आपको यानी आयताकार जो खेत है उसकी छोटी भुजा और बड़ी भुजा दोनों की लंबाई निकालना था, हमने दोनों की लंबाई निकाल लिया है। ठीक, देखिए 7वां नंबर क्या लिखा है प्रश्न में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। तो अब मैंने इसको हम हल कर रहे हैं। हल क्या करें बताओ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कि आपको पहले संख्या निकाल लेना है, और जब संख्या आ जाएगी पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो उनके वर्गों का अंतर आपको हल करना है। ठीक, प्रश्नानुसार में। तो यहाँ लिखेंगे माना कि
बड़ी संख्या हमने मान लिया x, क्योंकि बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग, तो अपन ने बड़ी संख्या को x मान लिया। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा 8x, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x, 8 गुना। तो इस वर्ग का हम करो पक्षांतर तो आपकी छोटी संख्या यानी ज्ञात हो जाएगी। तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा वर्गमूल 8x। बड़ी संख्या हो गई x, छोटी संख्या हो गई वर्गमूल 8x। ठीक, आपको समझ में आ गया? बड़ी संख्या x और छोटी संख्या निकल गई वर्गमूल 8x। आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, यानी बीच में माइनस, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर बराबर 180। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या आपने क्या माना था x, तो x का वर्ग, x का वर्ग माइनस अंतर बोला है तो, और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है आपकी बताइए, ये है वर्गमूल 8x वह वर्ग। इन दोनों का अंतर बराबर कितना है 180। बहुत सराहनीय अच्छा प्रश्न है ये, छोटा आपको समझना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखो x का वर्ग, अब यहाँ करनी कट जाएगी तो 8x और बराबर 180। सिंपल, 180 को जाएगा पक्षांतर, तो 180 का होगा पक्षांतर इस तरफ, x का वर्ग माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। बन गया आपका एक द्विघाती समीकरण, वर्ग समीकरण बन गया। कितना अच्छा बना सवाल बताइए, छोटा सवाल है। अब इन्हें 180 को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8x आना चाहिए। बताइए क्या होगा, बताइए। सिंपल सवाल है कि x का वर्ग माइनस 8x माइनस 180, 180 है ना, तो माइनस 180 को ऐसे दो पद में तोड़ो कि गुणा करने पर माइनस 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8x आना चाहिए। अब सिंपल है, 18 में गुणा की 10 का 180 हो गया, लेकिन आपको लाना है -8, 18 रहेगा माइनस में और ये रहेगा प्लस में। ठीक है, तो आप इन्हें इसको लिखेंगे x का वर्ग माइनस 18x धन 10x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से निकालो उभयनिष्ठ, x आएगा तो x माइनस 18, यहाँ से 10 निकलेगा कॉमन धन, तो x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 जो है ये आपके यानी पहला बना गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड है x धन 10 बना बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 और x धन 10 बराबर 0। यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो x के दो मान आएंगे, तो x बराबर 18 धन में और यहाँ आएगा x बराबर माइनस 10 माइनस में। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो धन उत्तर आता है वो स्वीकार करते हैं और जो उत्तर ऋण में आता है उसको करते हैं अस्वीकार। तो यहाँ लिखेंगे अस्वीकार, अस्वीकार, और यहाँ लिखेंगे स्वीकार। ठीक, जब हम कर दिए स्वीकार कर दिए, आपको निकालना है आंसर, है ना। तो आंसर हम क्या आएगा बताइए, आंसर तो लिखेंगे बड़ी संख्या कितनी आई बताओ। बड़ी संख्या आ रही है x बराबर 18, है ना, और छोटी संख्या कितनी आई बताओ। छोटी संख्या आपने क्या निकाले थे यहाँ पर, वर्गमूल 8x, है ना, वर्गमूल 8x। तो वर्गमूल के अंदर में 8 गुणित 18 कितना होता है, 8 8 64 की 4 और का 6, 8 का 8 6 14,
नहीं, वर्गमूल 144, 144 यानी किसका होता है बताइए, वर्ग 12 का, तो ये हो जाएगा 12। तो आपकी छोटी भुजा, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या का मान 12। तो आपका ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है ये, तो आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो ठीक है ना, तो आज के लिए 3 प्रश्न हैं और कल अगले प्रश्न देखेंगे। थैंक यू।